नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने रिवीजन का जो दूसरा पार्ट था वो कर लिया था। आज हम जो हमने कल किया था उससे आगे करते हैं। पैसिव वॉइस में चल रहे थे तो अगला सेंटेंस था हिज ब्रदर ब्रोट। ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्यों है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। थर्ड फॉर्म भी यही होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के बिना आती नहीं है। हर न्यू बुक। अब इसका जो सॉल्यूशन था वो यहाँ लिखा हुआ था बाई हिज ब्रदर, यानी इतना सॉल्यूशन आपको किया हुआ था। तो यहाँ पर लगभग ने क्या किया है कि इस हर को जो माना है वो माना है कि ये पॉजिटिव केस है, जबकि इसके तुरंत बाद में यहाँ पर नाउन है, इसलिए ये आपने ऑब्जेक्टिव केस माना है, जबकि ये केस कौन सा है? पॉजिटिव है, क्योंकि हर के तुरंत बाद में यहाँ पर नाउन है। तो इस प्रकार से बनाएंगे हर न्यू बुक। 1 बराबर 2 है, ये ऑब्जेक्ट में चला गया तो पास्ट सिंपल है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज, क्योंकि हर न्यू बुक बुक्स नहीं है, बुक ही है, सिंगुलर है। और यहां पर करना था ब्रोड। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होता। अगला सेंटेंस था आई एम गोइंग टू हेल्प यू। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुई थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने, मैंने पहले बताया कि आई एम गोइंग टू स्कूल इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की बात कर चुके हैं हम कि गोइंग टू के बाद में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब गोइंग टू वर्ब का हमें पैसिव वॉइस बनाना होता है तो बी की फॉर्म में आता है, यानी कि यहां पर ये प्रेजेंट में है, यहां पर वाज भी हो सकता था। बी की फॉर्म आती है, लेकिन गोइंग टू का हमेशा पहले बताया, पहले जो वीडियो था उसमें बताया कि टू के बाद में बी लगा दो तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। चेंजेज क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसकी जगह आई की जगह यू आएगा। तो यू अभी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव। अब इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू ही होता है, यानी कि यहां पर आई की जगह क्या हो जाएगा? यू। फिर यहां पर एम है, आई था इसलिए एम है। अब आई के 2 भाई और हैं, इज और आर, तो यू के साथ में एम का यूज नहीं करते हैं, आर का यूज करते हैं। तो यहां पर एम की जगह क्या हो जाएगा? आर। फिर गोइंग है तो यहां पर भी क्या रहेगा? गोइंग। फिर टू है तो टू का टू। अब टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में? फर्स्ट फॉर्म, जबकि हमें पैसिव वॉइस में P3 वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो इस टू के बाद में हमें क्या लगाना पड़ेगा? बी। अब जैसे ही बी आया तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड, और उसके बाद में बाई, और आई यहां पर है तो आई अब ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। इस प्रकार से करना था। कुछ ने किया है यू आर बीइंग गोइंग टू हेल्प बाई मी, बीइंग लगा दिया आईएनजी हटाने के लिए। तो ये गोइंग टू वर्ब थी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो टू के हिसाब से बनाना था, कुछ अलग ही बना रहे थे। अगला सेंटेंस था दे कुड विन द लास्ट मैच। वे लास्ट मैच जीत सकते थे, जीता नहीं, जीत सकते थे। तो यहां पर मॉडल है
तो मॉडल का पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जो जैसा है वो वैसा ही रहता है पैसिव वॉइस में, तो कुड का कुड ही रहेगा, कुड के साथ बाद में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, क्योंकि मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो जो भी मॉडल है उसके बाद में क्या लगा दो, बी लगा दो, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाकी रूल सेम टू सेम है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ये मेन वर्ब विन यानी जीतना, तो यहाँ पर द लास्ट मैच, अंतिम मैच, पूरा का पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले द लास्ट मैच किसकी जगह आया है, दे की जगह, अब दे जाएगा ऑब्जेक्ट में। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कंसीडर करें तो ब्रैकेट में लिख देंगे या नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब कुड का कुड ही आएगा। लेकिन अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मॉडल के बाद क्या लगा दो, बी। तो बी लगाते ही विन की थर्ड फॉर्म वॉन, WON, वॉन बाई देम। अनइम्पोर्टेंट है तो लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं है। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना था। इजी है पैसिव वॉइस, लेकिन फिर भी बार बार गलतियां हो रही है। अगला सेंटेंस, राम एंड मोहन, ये सब्जेक्ट, सा ए स्नेक, इन द पार्क लास्ट इवनिंग। तो फिर मैंने बताया कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो एडिशनल जानकारी भी हमें प्रोवाइड करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है मेन वर्ब सा, सी की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या है, सी, सेकंड सा, थर्ड फॉर्म सीन। तो अब ये सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल टेंस है, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब रहेगी वाज और वर, और पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ये हमें मिल गई है। अब हमारे प्रॉब्लम क्या होती है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो मेन वर्ब के बाद देखो और फिर हिंदी अर्थ करो। आपको अगर सी की हिंदी अर्थ, सी का जो अर्थ है वो क्या है वो देखना, और सा सेकंड फॉर्म तो देखा, तो हम जब खुद हिंदी अर्थ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि देखा, क्या देखा, ए स्नेक, एक सांप देखा, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आगे सांप को आगे प्रश्न पूछा कि कहां देखा, तो एक एडिशनल जानकारी है कि उन्होंने पार्क में देखा। कब देखा, लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को उन्होंने पार्क में एक क्या देखा, एक सांप देखा। यानी कि एडिशनल जानकारी हमें आपस आगे से आगे मिल रही है। यानी वर्ब का उत्तर तो स्नेक ही है। वर्ब को प्रश्न पूछा, एक ही प्रश्न पूछा, क्या देखा, आंसर मिला ए स्नेक। यानी इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है, एक सांप है, उस सांप को उन्होंने देखा था। फिर स्नेक को प्रश्न पूछा, कहां पर देखा, इन द पार्क, पार्क में देखा। कब देखा, आगे आया आंसर लास्ट इवनिंग। यानी आगे से आगे हम हिंदी अर्थ करते जाते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अब वापस वही देखो, सब्जेक्ट क्या है, देखा, किसने देखा, देखने वाला यानी करता, सब्जेक्ट किसने देखा, राम ने देखा या मोहन ने या फिर दोनों ने, दोनों ने देखा। इसका मतलब ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, राम अकेला तो नहीं है। यानी हमें वर्ब का हिंदी अर्थ आता है तो हमारा लगभग सॉल्यूशन हो जाता है कि किस प्रकार से हमें सेंटेंस का हिंदी अर्थ करना है, किस प्रकार से सेंटेंस बनेंगे और किस प्रकार से पैसिव वॉइस कर सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्नेक। ये तो एक एडिशनल जानकारी है। अगर मैं यहां नहीं लिखूं इन द पार्क लास्ट इवनिंग तो भी वाक्य का हिंदी अर्थ सही निकल रहा है। राम और श्याम ने एक स्नेक देखा, एक सांप देखा, ये भी गलत नहीं है, सही है सेंटेंस। मैंने एडिशनल बता दिया कि कहां पर देखा, कब देखा। इसका मतलब है राम और श्याम हमारा सब्जेक्ट है। अकेले राम ने नहीं देखा, अकेले मोहन ने भी नहीं देखा, दोनों ने साथ में देखा।
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्नेक, ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंपल सेंटेंस है, जैसा भी हो। पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ए स्नेक एक सांप है, पास्ट सिंपल है तो हेल्पिंग वर्ब होगी वाज और वर में से, तो एस फॉर सिंगुलर यानी यहाँ पर क्या आएगा, वाज। उसके बाद सा या सेकंड फॉर्म में, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, सीन। उसके बाद ए स्नेक की जगह क्या आया, ये ए स्नेक सब्जेक्ट बन गया तो इसकी जगह ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, बाई, स्नेक की जगह राम एंड मोहन, बचा हुआ क्या है वो लिख दो, इन द पार्क लास्ट इवनिंग। यानी ये हिंदी अर्थ में भी, क्वेश्चन आंसर में भी ये चीजें याद हमें काम देती है कि किस प्रकार से याद करना होता है। अगला सेंटेंस था, दे वुड हैव डन देयर वर्क। अब यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। मैंने पहले वीडियो में बताया था जब हम टेंस पढ़ रहे थे उस समय, कि देखो यहाँ पर वुड के बाद हैव आता है तो आप कहीं मान लो कि सिंगुलर है तो हेज कर दो, और नरेशन बनाना, सॉरी पैसिव वॉइस बनाना तो हेड कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको हैव दिख गया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को याद कर लो। प्रेजेंट परफेक्ट 3 नंबर पर आता है, उसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लिखते हैं 3 बराबर 3 साथ में बीन। बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है इस हैव के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ पर तो दे है इसलिए हैव लिखा, अगर यहाँ ही होता तो हेज लिखते, नहीं लिखते, यहाँ पर हैव ही होता। लेकिन अब कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है डन, और देयर तो लिखा हुआ दे, देयर, देम, तो देयर यहां पर है पजेसिव केस है। पजेसिव केस बिना जो नाउन है उसके साथ, बिना नाउन के नहीं आ सकता है, तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये देयर वर्क। और पजेसिव केस में कोई चेंज नहीं करते, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पर आए चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर आए, वैसे ही रहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हिम है तो ही हो जाता है, लेकिन पजेसिव केस में कुछ नहीं होता है। तो देयर वर्क सबसे पहले दे की जगह, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वुड हैव, लेकिन पैसिव वॉइस शो करना है तो हैज हैव के बाद क्या लगाते हैं हम, बीन, तो यहां पर लगा देंगे बीन। वैसे ही हैव के बाद थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है डन। बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखा है तो भी सही कर दिया। अब यहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने हेड कर दिया था। मैंने पहले ही कहा था कि नरेशन के रूल और पैसिव वॉइस के रूल आपस में गड़बड़ हो जाएंगे। अगर कुछ ट्रिक्स बताई हुई है वैसे याद कर लो, नहीं तो बाकी बार बार कंफ्यूजन होगी। यहाँ पर हेड कर दिया, हेज और हैव का हेड नरेशन में होता है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में होता है, यहाँ पैसिव वॉइस में नहीं होता है। अगला सेंटेंस क्या था, सोहन विल बाई यानी खरीदना, ए न्यू वॉच टुमारो। तो टेंस की पहचान की तो सोहन है, इसलिए विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल मान लो, मॉडल मानेंगे तो भी मॉडल के बाद बी लगेगा, और अगर आप फ्यूचर सिंपल मानो तो भी बी लगेगा, लगना बी ही है। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाई यानी खरीदना, सेकंड फॉर्म होती है
BOUGHT, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। ब्रिंग की BROUGHT और बाई की BOUGHT। क्या खरीदेगा? फ्यूचर सिंपल है तो आगे की लगेगा, यानी सोहन खरीदेगा। क्या खरीदेगा? आंसर मिला एक नई घड़ी। एक घड़ी, एक नई घड़ी या एक नई घड़ी। पूरा का पूरा इस घड़ी की विशेषता है कि घड़ी कैसी होगी? नई होगी। यानी ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आगे प्रश्न पूछा न्यू वॉच, नई घड़ी कब? तो आंसर मिला कल। यानी ये एक एडिशनल जानकारी है, हम इसको छेड़ेंगे नहीं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ए न्यू वॉच। उसके बाद विल आया हुआ, विल और सेल, तो आई और वी को छोड़कर सबके साथ वैसे ही विल लगाते हैं तो विल का विल ही लगाएंगे। लेकिन अब हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म चाहिए तो क्या लगाना पड़ेगा? फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर पर कंटिन्यूज। फ्यूचर कंटिन्यूज का क्या होता है? विल बी और सेल बी। तो यहां पर क्या लगा देंगे? बी, और बी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म, बोट बाई मोहन, और टुमारो वापस वहीं पर लिख देंगे। ये सॉल्यूशन था इस सेंटेंस का। अब इसमें भी विल का किसी ने वुड कर दिया है। बार बार कंफ्यूज हो रहे हो तो इसका मतलब है कि हम जो क्लास है उसे ढंग से नहीं देख रहे हैं, वही प्रॉब्लम हो रही है। समझने की कोशिश कम हो रही है, होमवर्क पर ज़्यादा फोकस है कि जल्दी से होमवर्क कर लें। अगला सेंटेंस था डोंट गो आउटसाइड। नीचे लिखा हुआ था यू आर फॉरबिडन से बनाना है। तो फॉरबिड का मतलब ही क्या होता है? मना करना। तो डोंट अपने आप हट गया, वाक्य में नोट का यूज नहीं कर सकते जब फॉरबिड का यूज किया जाता है। इतना बनाया हुआ था तो सब रूल फॉलो हो रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के बनता नहीं है। इसका मतलब है कि हमें जो बात बची हुई थी उसके आगे क्या लगाना है? टू, और टू के बाद गो आउटसाइड। अब यहां पर प्रॉब्लम हो रही थी कि सर अभी आपने बताया कि टू के बाद बी लगा तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ थर्ड फॉर्म क्यों नहीं की? यहाँ पर थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं की क्योंकि हम पहले ही थर्ड फॉर्म यहाँ लिख चुके हैं। फॉरबिडन थर्ड फॉर्म ही तो है, फॉरबिड फर्स्ट फॉर्म है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो वो रूल हमने फॉलो कर लिया। अब लेट से बनाना हो तो बना सकते हैं क्या? लेट से नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार से हमें रिक्वेस्टेड से, तो किस प्रकार बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि रिक्वेस्टेड में नोट नहीं छुपा हुआ होता है, तो टू के पहले हम यहां क्या लगा देंगे? नोट टू गो आउटसाइड। क्योंकि रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, इनमें क्या नहीं छुपा होता है? नोट नहीं होता है। फॉरबिड में नोट होता है इसलिए नोट नहीं लगाया, इसमें हमें यूज करना पड़ेगा। तो टू से पहले हम क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। ये भी समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस था मैं यू हेल्प यू, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? प्रॉब्लम वही है कि हम इनको समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा कहां पर होगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। मॉडल है मैं, तो यहां पर भी मैं ही रहेगा। फिर है सब्जेक्ट, ये बनता है ऑब्जेक्ट। ये है मेन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट मी, जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना होता है। तो देख लो यहां पर मैं की जगह मैं, यहां सब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी।
ये मेन वर्ब के बाद है, अब मेन वर्ब से पहले आएगा तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। उसके बाद में मैं मॉडल है, मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो हमें इस मॉडल के बाद यहां पर क्या लगाना था, बी। जैसे बी लगाया, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड बाई, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है तो यू, और कई ने साइन ऑफ इंटरोगेशन भी नहीं लगाया, फुल स्टॉप लगा दिया। और कहीं पर क्या किया, मैं के तुरंत बाद में यहां पर बी का यूज कर दिया। तो इस प्रकार से ये नहीं होगा, पहले ही बताया जैसा है उसी को फॉलो करते जाओ, बी के बाद में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन था, ये आई यहां लगना था, यहां पर लगाया हुआ है मैं बी आई, ये सही नहीं था। तो इनका ध्यान रखें कौन किस प्रकार से यूज होगा। आगे हेड यू सीन ए बिग स्नैक, कौन सा टेंस है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट कोई सा भी हो, 3 बराबर 3, साथ में बीन जो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशन है तो यहां पर भी साइन ऑफ इंटरोगेशन रहेगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है तो हेड के साथ हेड ही रहेगा, साथ में बीन लगाना है तो हेड की जगह हेड, अब यहीं पर बीन लगा दिया तो लगाएंगे क्या, ऊपर वाला ही देख लो। यहां पर सब्जेक्ट है तो यहां पर भी सब्जेक्ट आएगा जो ऑब्जेक्ट में है। हेड यू सीन ए बिग स्नेक, परफेक्ट है तो परफेक्ट की हिंदी पहचान होती है चुका, चुकी, चुके, और पास्ट है तो था। क्या शुरुआत में है तो क्या तुम सीन यानी देख चुके थे, क्या देख चुके थे, आंसर मिला एक बड़ा सा सांप, स्नेक। तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमने एडजेक्टिव में पढ़ लिए थे जब हम बेसिक रूल्स कर रहे थे वहां पर, कि सांप की विशेषता है कि वो क्या था, बड़ा था। और दान वाला नियम पहले पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़ा होगा। तो ए बिग स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये यू की जगह आएगा तो ए बिग स्नेक, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। उसके बाद में बीन लगाना था, बीन यहां लगेगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लिखी हुई है सीन बाई यू, और फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा। और पैसिव वॉइस में लास्ट सेंटेंस था, they have already completed their work। तो वापिस देयर वाला है, समझ में आ गया होगा कि देयर है तो ये पॉजिटिव केस है, तो ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो किस प्रकार बनाएंगे, देयर वर्क, फिर हेल्पिंग वर्ब है हैव। अब हमारा पहले ये दे प्लूरल था इसलिए हमने हैव लगाया था। अब देयर वर्क, ये सिर्फ देयर तो प्लूरल है, प्लूरल तो है लेकिन उनका काम, उनके काम नहीं है, उनका जो कार्य है, इसलिए हेज लिखेंगे, हेज। ऑलरेडी की जगह ऑलरेडी, परफेक्ट है तो बीन लगाएंगे। कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ही होती है परफेक्ट में, कंप्लीटेड बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इस ऑलरेडी का यूज कहां पर किया जा रहा था, लास्ट में। मैंने तो बताया नहीं था कि ये लास्ट में होता है, लेकिन कई लड़कों ने ऑलरेडी का यूज कहां पर किया, लास्ट में किया। वैसे ही जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरी थी उसमें भी ऑलरेडी को सेट नहीं कर पा रहे थे। यहां पर है तो यहीं पर ही तो रहेगा ऑलरेडी, लास्ट में क्यों ऐड कर रहे हो। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस और नरेश जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है वो हमने रिवीजन कर लिया उनका। कल हम जो लास्ट बचे हैं नरेशन, उनका रिवीजन करेंगे, फिर हमारा जो कोर्स है वो कंटिन्यू करेंगे।
आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।